हेलो एवरीवन, कैसे हैं साथियों। मैं रविंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम अभिकारक तथा अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में चर्चा किए थे। आज के क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समय को नष्ट न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया आता है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज के क्लास में ये सब टॉपिक के बारे में विशेष चर्चा होने जा रही है, इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि आपको फर्स्ट द नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यदि एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे CaO तथा H2O मिलकर बना रहे हैं CaOH पर होल स्क्वायर प्लस ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। CaO का पूरा नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना और CaOH का होल स्क्वायर को हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। अब हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे और वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका भी एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, जैसे FeSO4, उसमें हम जब ऊष्मा देंगे तो FeO3 प्लस SO2 माइनस SO3 में वह टूट जाएगा। इसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। पिछले वीडियो में हम अभिकारक तथा उत्पाद के बारे में चर्चा किए थे। अभिकारक और उत्पाद जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा नंबर में हम आते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ही हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, CaO तथा H2O मिलकर बना रहे हैं CaOH और यह ऊष्मा के रूप में ऊष्मा भी प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब आते हैं ऊष्माशोषी। ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के जस्ट ऑपोजिट है। उसमें ऊष्माक्षेपी में होता था ऊष्मा का उत्सर्जन, लेकिन इसमें क्या होगा, अवशोषण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। N2 और O2
N2 तथा O2 पर 3273 केल्विन 3273 केल्विन का हम तापमान देंगे, उत्प्रेरक के रूप में 3273 केल्विन देंगे, तो वह NO माइनस ऊष्मा में टूट जाएगा। माइनस चिन्ह बताता है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और ऊष्मा छिपी में प्लस का चिन्ह था, वह ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सक्रियता श्रेणी के बारे में समझना होगा। सक्रियता श्रेणी हम किसे कहेंगे? सक्रियता श्रेणी एक क्रम होता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे? धातुओं को उनके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में ऊपर से नीचे सजाई गई श्रेणी को ही हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि धातुओं को लेकर बनाई गई ऐसी श्रेणी जिनमें ऊपर से नीचे उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाई गई श्रेणी को ही हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। सक्रियता श्रेणी का क्रम निम्न होता है। सबसे पहले पोटासियम का स्थान आता है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद लास्ट में आता है गोल्ड। ये सब आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह आपके सामने फ्लैश हो रही है। यह आगे बहुत ही काम देगा, इसीलिए इन सभी तत्वों को याद कर लीजिएगा। जो सबसे ऊपर धातु होते हैं वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होंगे। वह अपने नीचे वाले धातु का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातु होते हैं वह कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसे जो बलवान आदमी होता है उसे मारता है, क्योंकि वह उसके सामने वह अधिक मजबूत है, इसीलिए वह छोटे वाले व्यक्ति को मार देता है। या गांव देहात में देखते होंगे कि जो बड़ा भाई होता है वह छोटे भाई को भगा करके या करके उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार ही सक्रियता श्रेणी होता है। इस प्रकार ही हम विस्थापन अभिक्रिया को डिफाइन करें। तो विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील वाले धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु उनके यौगिक में विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उनके यौगिक में स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा खुद का यौगिक बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील वाले धातु को अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा खुद का यौगिक बनाते हैं, उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे में NaCl प्लस के, तो के पोटासियम जो होता है वह सोडियम से बड़ा होता है, इसीलिए वह सोडियम को अलग करके उसका खुद का अपना एक यौगिक बनाएगा। तो उत्पाद में क्या बन जाएगा? KCl तथा Na। यहाँ पोटासियम सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए पोटासियम द्वारा सोडियम विस्थापित हो रहा है। जैसे और सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। एक उदाहरण
और एक ले रहे हैं, जैसे Fe+CuSO4, तो यह उत्पाद में क्या बनाएगा? Fe Cu से बड़ा है, इसलिए वह Cu का स्थान ग्रहण करके खुद अपना एक यौगिक बनाएगा। जैसे आप देखिए, इसका उत्पाद बनेगा FeSO4 और जो Cu है वह अलग हो जाएगा, प्लस Cu लिखेंगे। अगर धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु है तो उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे उसका उदाहरण देखिए आप, Zn+CuSO4, तो यह जो है Zn+CuSO4 या उत्पाद बनाएगा ZnSO4+Cu। यह कम अभिक्रियाशील वाला धातु था, इसलिए इसका स्थान ग्रहण Zn कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? आपको नाम से पता चलता होगा कि द्विविस्थापन, इसमें दो आयन होंगे। इसे हम डिफिनेशन के तौर पर कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, Na2SO4 + BaCl2। Ba जो है वह Na का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो वह उत्पाद के रूप में बनाएगा BaSO4 + NaCl। अब हम आते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और इसे याद कर लेंगे, या इसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तब हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहेंगे? विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि का योग होता है, इत्यादि का योग होता है, तथा विद्युत धनात्मक तत्व जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम आदि का बिलगाव होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे में देखिएगा, Cu+O2 मिलकर बनाएंगे CuO, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, S+O2 मिलकर बना रहे हैं SO2, विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तीसरा देखिए उदाहरण, FeCl2 + Cl2 मिलकर बना रहे हैं FeCl3, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है। अब हम आते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया जस्ट उपचयन अभिक्रिया के उल्टा है। उपचयन अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता था और विद्युत धनात्मक तत्व का बिलगाव होता था, लेकिन इस अभिक्रिया में विद्युत
ऋणात्मक तत्व का बिलगाव होगा और विद्युत धनात्मक तत्व का योग होगा। इसे आप ध्यान से देखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम आदि का योग होता है तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब चीज़ों का बिलगाव होता है, उसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, Br2 प्लस H2S मिलकर बना रहे हैं HBr प्लस S। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व का योग हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, HgCl2 प्लस SnCl2 मिलकर बना रहे हैं Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इसमें भी विद्युत धनात्मक तत्व हाइड्रोजन का योग हो रहा है, Hg का योग हो रहा है। Hg को मरकरी कहते हैं। आइए और एक अंतिम अभिक्रिया बचा है, इसे ही हम खत्म कर देते हैं। यह अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया है जिनका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, इसे उपचयन कहेंगे, तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, CuO प्लस H2, इसमें जब ताप देंगे तो यह Cu प्लस H2O का निर्माण करेगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है और H2 का अपचयन हो रहा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को सभी अभिक्रियाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 10th के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सब अभिक्रिया को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर के लिए एक अभिक्रिया जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।